अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। तो आपने पहली असाइनमेंट जो है वो कर ली होगी, जिसमें कि हमने मैक्रो इकनॉमिक टर्म्स, मैंने आपसे कहा था डिफ़ाइन करने को, और फिर ये कहा था कि इन मैक्रो इकनॉमिक टर्म्स 5 को लेके इनको समझ के और इनके बेसिस पे अपना ओपिनियन दें कि पाकिस्तान के अंदर एवरीडे यूज़ आइटम्स की प्राइसेस जो हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। तो मैं ये चाहती थी कि आप बजाय एक आम शख्स का ओपिनियन देने के, आप जो है ना वो मैक्रो इकनॉमिक्स की टर्म्स में समझाने की कोशिश करें कि क्यों प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इसके ऊपर सोचना समझना शुरू करें। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए। इनफैक्ट मैं चाहती यही थी कि आपका सोचने का प्रोसेस शुरू हो। तो जब बंदा सोचना शुरू करता है ना इंडिपेंडेंटली, तो एक दफ़ा उसको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन एज यू गो अहेड तो आपकी कन्फ्यूजन्स रिजॉल्व होती रहती हैं। पहली चीज़, सवाल जो है ना उससे ही सही डीप और रिफ्लेक्टिव लर्निंग शुरू होती है सवाल पूछने से। तो सवाल जब आप पूछते हैं तो 100% आंसर उसका किताब में नहीं लिखा होता, वो आपने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के और किताब में से पढ़ के तो अपना जहन जो है उसको बनाना होता है। तभी आपको चीज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म याद रहती है और फिर आपको जो है वो आप नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है, आपको इसलिए नहीं कि आप घबरा जाएं, इसकी ग्रेड से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्टाइल जो इस क्लास का है वो यही कि आप जो है आपको ये कहा जाए कि इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, उनके बारे में सोचें, सवाल पूछें और उन सवालों को अपने जहन में उनके जवाबात हासिल करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से उन सवालात के जवाब ढूंढे। अब जाहिर है सवाल तो बंदा पूछता ही है ना, आम बंदा भी पूछता है कि भाई क्या वजह है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्या ये रुकेगा, क्या इससे हमें कोई फ़ायदा होगा कि भी नहीं होगा। तो ये सारे सवाल जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद इनके जवाबात एक आम बंदे की तरह, ये नहीं कहना कि किसी इकोनॉमिक्स के लिए भी जो है वो फ़कत एक शख्स, शायद आपका प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमी जो है वो एक बड़ी एक डायनेमिक इंटरेक्शन है पूरी मुल्क के लोगों का मिलके। तो इसलिए जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल डिसीजंस होते हैं, थोड़े बहुत तो असरअंदाज होते हैं, लेकिन अदर देन दैट एक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के अपने डायनामिक्स होते हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो चैप्टर 1 है, जो बुक मैंने आपको सेंड की है डॉर्नबुश और फिशर की, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने 3 लिंक्ड मॉडल्स के बारे में बताया। ये मैंने इसकी किताब में पहली दफ़ा पढ़े 3 लिंक्ड मॉडल्स, लेकिन मेरे ख्याल में कि इन 3 मॉडल्स को अगर हम लें तो जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप है ना वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो यहाँ हम जब ये बात समझ लेंगे तो आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं मैं उसमें इन 3 लिंक मॉडल्स को रेफर करूँगी, क्योंकि ये आप समझ लें कि ये पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन, उसकी जो पेरिफ्री है उसको डिफाइन कर देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 3 मॉडल्स के अंदर समो जाती है, तो उन्होंने इसीलिए वर्ड यूज किया हुआ है इनकैप्सुलेट। ठीक है, तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 3 मॉडल्स के अंदर जो है वो समो जाती है। तो इसलिए इन 3 मॉडल्स को गौर से समझें और इन 3 मॉडल्स के ऊपर असाइनमेंट नंबर 2 तो डेफिनेटली मैं कराऊंगी। तो पहला, अब जब हम मॉडल्स को हम देखना शुरू करते हैं तो ये याद रखें, लिंक्ड का मतलब ये इसलिए इन्होंने बताया कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे का हिस्सा ही है। और जो इसने डॉर्नबुश और फिशर ने ये 3 लिंक मॉडल्स बताए हैं, उसमें इनको समझ लें कि जो है वो एक ईरा, एक टाइम फ्रेम या के हिसाब से जो है ना बताने की कोशिश की है। अच्छा, सबसे पहले इसने कहा है कि एक होता है वेरी लॉन्ग रन। ठीक है जी, ठीक, वेरी लॉन्ग रन, यानी कि अगर हमने मईशत को देखना है, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है, तो एक हम उसको एक चीज तो देखेंगे वेरी लॉन्ग रन, यानी 20 साल से 20 साल, 10 से लेकर 20 साल तक का अरसा।
ठीक है। सो लो वेरी लॉन्ग टर्म, लेट्स से 11 to 20 years। मैं ये पाकिस्तान के हिसाब से लिख रही हूँ, वरना ये जो टाइम फ्रेम्स है ना, ये इतने ज्यादा सख्ती से डिफाइंड नहीं है। वेरी लॉन्ग टर्म, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको 11 to 20 years कह सकते हैं। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अपनी बुक में जब पढ़ोगे तो उन्होंने 100 साल का डेटा आपको दिया हुआ है। वो क्योंकि हालात डिफरेंट है, उनकी इकोनॉमी जो है रिलेटिवली स्टेबल है और पहले मैच्योर हो गई थी। हमारी अभी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है और उसके अंदर चेंजेस जल्दी आते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से 20 ईयर आप समझ लें कि एक वेरी लॉन्ग रन समझा जा सकता है। यूएस में ये 100 साल। अच्छा, इसी तरह अब वेरी लॉन्ग रन का मतलब 20 इयर्स में हम देखते हैं कि इकोनॉमी कहाँ थी और फिर कहाँ पहुंच गई, और वो सारे फैक्टर्स हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो ये वेरी लॉन्ग रन है, इसके अंदर जो चीज मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आज का लेक्चर में मैं इसी को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी भी आप कह सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज हैं वो एक्चुअली बेस्ड होती हैं, दे आर लुकिंग एट द वेरी लॉन्ग रन। ठीक है, इसी तरह अच्छा, अब वेरी लॉन्ग रन यानी 11 से 20 साल, इसके अंदर ही, जैसे लिंक्ड इसलिए वर्ड यूज किया है, इसके अंदर ही आप समझ लें कि 5 से 10 साल, ये जो है इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग रन। ठीक है, सो 5 से 10 साल का जो अरसा है उसे हम कह सकते हैं लॉन्ग रन। और ये जो है ये इसके अंदर जो हम चीज स्टडी करते हैं वो पोटेंशियल आउटपुट है। हम पोटेंशियल आउटपुट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जितने गिवन द रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अगर बरूए कार लाया जा सकते तो कितना आउटपुट आप हासिल कर सकते हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, इसको हम पोटेंशियल आउटपुट कहते हैं। इसकी जो सारी थ्योरी है वो रिलेटेड है लॉन्ग रन से। और उसके बाद अगर इसको भी आप आधा कर लो तो एक आ जाता है शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन के जो मॉडल्स हैं, शॉर्ट रन जो कि हो सकता है 6 months to 4.5 years। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसलिए इसको लिंक कहा जा रहा है बिकॉज एक लॉन्ग रन है, वेरी लॉन्ग रन है जो कि 20 साल है, उसके अंदर से ही जो है वो लॉन्ग रन है जो कि 10 साल है, और उसके अंदर ही जो है वो उससे कम अरसा जो है वो शॉर्ट रन है, जिससे जो कि 6 महीने से जो है 4.5 years। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इयर्स है ये फिक्स्ड नहीं है। मैं आपको जो बता रही हूँ वो नंबर वो टाइम फ्रेम है जो कि पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट है। डिपेंड्स, कंट्रीज के अंदर शॉर्ट टर्म उसको अलग तरह डिफाइन कर सकते हैं। जो एक्यूरेट सबसे डिस्क्रिप्शन है ना कि शॉर्ट रन और वेरी लॉन्ग रन और लॉन्ग रन है क्या, वो डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो, और मैंने पिछली दफा भी एक्सप्लेन किया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सप्लाई कर्व है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं सप्लाई कर्व में, कि गिवन अ सर्टेन प्राइस वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। ठीक है, सप्लाई कर्व वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोबारा से जाके देख लें अपनी बुक में। सप्लाई कर्व जब बनता है तो उसके वाई एक्सिस के ऊपर होता है प्राइस और एक्स एक्सिस के ऊपर होता है क्वांटिटी सप्लाइड। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसमें हम सारे प्रोड्यूसर्स को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, पूरे मुल्क के सारे प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है। लेकिन वो उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो बिहेवियर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सप्लाई कर्व से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर जो शिफ्ट्स होती हैं वो उसके दूसरी वजूहात होती हैं, उसकी पूरी थेरीज मौजूद हैं कि उसमें शिफ्ट्स
क्यों होती हैं, और इन थेरीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, बट दैट्स नॉट द सेम रीजन एज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट. सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब बनता है तो यस, उसके भी वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो प्राइस होती है, लेकिन ये होती है जनरल प्राइस लेवल, एक जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री. ठीक है, और जो इसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वो होता है नेशनल आउटपुट. अब नेशनल आउटपुट को आप नेशनल इनकम भी कह सकते हैं. ये हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आउटपुट और इनकम एग्जैक्टली एक ही चीज होती है, और जिसको मेजर करने का एक तरीका है, आउटपुट को मेजर करने का एक तरीका है जीडीपी. ठीक है, सो आउटपुट को बहुत तरीके से मेजर किया जा सकता है. दूसरे भी इसके इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जीडीपी से करीब है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. सो यू कैन से दैट आउटपुट कैन बी मेजर्ड एज जीडीपी. ठीक, तो जब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करते हैं, वो चीज जो है वो फाइनली डिफाइन करती है कि जो एक रन है वो शॉर्ट है, लॉन्ग है या वेरी लॉन्ग है. और अब आप ये लिख लें, अभी इसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी भी करते हैं. तो इन तीनों को डिफरेंशिएट करने का जो सबसे एक्यूरेट तरीका है वो है बिहेवियर ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व. सो इन द शॉर्ट रन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल. ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है ऑफ व्हाट इज द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन इज अ टाइम इन विच द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल. जैसे बताया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो वाला कर्व नहीं है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सप्लाई होता है, इसे थोड़ा डिफरेंट है. इसी को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सो वी विल गो इन डिटेल. एनीवे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उस टाइम फ्रेम को कहा जाता है शॉर्ट रन. उसके बाद जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है तो उसको कहा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब वर्टिकल हो जाता है तो उसको कहा जाता है लॉन्ग रन. ठीक है, और जो वेरी लॉन्ग रन है वो है मूवमेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व. मूवमेंट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये वर्टिकल की मूवमेंट. ठीक है, वेरी लॉन्ग रन में हम क्या देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, उस वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व की मूवमेंट. यहां पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है, इधर एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल है, और इधर एग्रीगेट सप्लाई कर्व हल्का सा आगे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, चले मैं आपको यहां बना भी देती हूं, थिंक दैट वुड बी कन्वीनियंट. इस तरफ जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का वो आएगा प्राइस, बट नॉट प्राइस मार्केट प्राइस, बट प्राइस लेवल. राइट, प्राइस लेवल. और इस तरफ आएगा आउटपुट, जो मैंने आपको बताया था, आउटपुट, नॉट क्वांटिटी सप्लाइड बट आउटपुट. ठीक, और ये अगली हम देखेंगे कि इसको आप नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, इसको आप जीडीपी भी कह सकते हैं, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं. अगले चैप्टर में हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आउटपुट है इट वुड बी द सेम एज एक्सपेंडिचर, बट वो हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे. अच्छा जी, तो देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस तरह. यहां भी प्राइस लेवल, और इधर आ जाएगा जीडीपी या आउटपुट, और यहां भी. ठीक है जी, right. Here the aggregate supply curve is horizontal. Here the aggregate supply curve is vertical. And over here the aggregate supply curve is moving. Okay, the aggregate supply curve is moving. ठीक, अब आप खुद देखो
मैंने क्या बात की थी, ग्रोथ की बात की थी ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका क्या मतलब हुआ, जब इस तरफ मूव करेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जब आपको राइटवर्ड मूव करता हुआ नजर आएगा वर्टिकल एग्रीगेट, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा जीडीपी इज इंक्रीजिंग, GDP is increasing. So over here you will be able to study all the factors through which you can increase GDP over the very long run. अब क्यों हम इसमें इंटरेस्टेड हैं of increasing GDP over the very long run? Because जब GDP over very long run 20 years के ऊपर करता है, एक जनरेशन समझ लें 20-25 साल की ही होती है, जब जीडीपी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ करता है ओवर वेरी लॉन्ग रन, इसका मतलब यह है कि एक मुल्क की जो आने वाली जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से ज्यादा वेल ऑफ है, ठीक है, उसके पास ऑन एवरेज व्हेन यू टेक एवरीवन टुगेदर, नॉट वन फैमिली और टू फैमिली, व्हेन टेकन टुगेदर एज एन एग्रीगेट, from one generation to next generation there is an raising of the standard of living, because that is based on income. standard of living improve हो रही है. ऐसे भी मुमालिक हैं जहां पे ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जीडीपी इन द लॉन्ग रन इवन नहीं बढ़ी, बल्कि कुछ मुमालिक में जहां पे खासतौर पे जो है वो पूरी जनरेशन जो है वो जंग का निशाना बन गई, तो वो उनकी दैट वाज लॉस्ट जनरेशन फॉर देम. तो हमें पाकिस्तान में बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र करना चाहिए, एंड वेरी ऑनेस्टली हमें अपने इदारों का मरहूने मिन्नत रहना चाहिए कि हमारा वो हशर नहीं हुआ, ठीक है. इसके अंदर प्राइस लेवल से इतना फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बी बेटर ऑफ देन अस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट उसको हम वेरी लॉन्ग रन कहेंगे. और ये जो आपको सजेस्ट करता है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये भी यही सजेस्ट करता है कि इसमें प्राइसेस से फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है, एज लॉन्ग एज over the long run the output is increasing, it does not really matter कि what the price level is. ये चीज exactly यही vertical supply curve यही कर रहा है. यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस जो होती है ना, वो जो ये चीज दिखा रही है वो ये कि प्राइसेस जो है वो प्री डिटर्मिन है, उस प्राइस के ऊपर आप कितना भी जो एक प्राइस के ऊपर, एक प्राइस लेवल के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैट है, यानी प्राइसेस जो हैं वो इन सम वे दे आर फिक्स्ड इन द वेरी शॉर्ट रन. वो यहां से यहां पहुंचते हुए प्राइसेस जो हैं वो डिविएट करेंगी, यानी एग्रीगेट शॉर्ट रन से लॉन्ग रन के पहुंचने के दरमियान प्राइसेस जो हैं वो डिविएट करेंगी, और उसकी आउटकम्स हम अभी स्टडी करते हैं. तो पहले तो ये आप लोग अच्छी तरह देख लें कि ये 3 लिंक्ड मॉडल्स क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग रन, long run and short run. We can define it in terms of time frame, but a more accurate way is the shape and place of the aggregate supply curve, which determine what is short run, what is long run, and what is very long run. And the whole of macroeconomic theory can be encapsulated, can be described by these 3 models together. So जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हैं वो इन 3 मॉडल्स के अंदर फिट करती हैं. किसी ना किसी एक पर्टिकुलर जो आपका शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है या वेरी लॉन्ग रन है, इसमें से कोई ना कोई फेज उसको वो एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है. तो 3. अब इनको हम अलग से लेते हैं, 1 by 1 स्टडी करते हैं. ये आप लिख लें, इसके बाद हम इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है. अच्छा चले, सबसे पहले हम वेरी लॉन्ग रन को देख लेते हैं, और पहले तो देखते हैं ना पाकिस्तान की सिचुएशन है क्या. अच्छा जी, वेरी लॉन्ग रन बिहेवियर. सो वेरी लॉन्ग रन बिहेवियर. अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वेरी लॉन्ग रन
में हमें एक बात नज़र आती है, हम कई दफ़ा डिसल्यूजन हो जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। ये बात स्टैटिस्टिक्स नहीं प्रूव करती। स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाती हैं और आपने स्टैटिस्टिक्स को गौर से देखना है। मैंने आपके जो CRs हैं उनसे कहा था कि आपसे एक लिंक शेयर करें ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान का पेज, और उसमें आप जाके देख सकते हैं। GDP निकाल के देखें, GDP पर कैपिटा निकाल के देखें, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करें उस साइट को, तो आप जाके वहाँ देखेंगे कि जो GDP पर कैपिटा है, अगर आप 20 साल पुराना डेटा और आज का डेटा निकालें तो आपको नज़र आएगा कि GDP ग्रो कर रहा है। और GDP जो है वो यानी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ रही है। GDP अगेन पर कैपिटा, यानी कि अगर जितने भी इनकम है उनको डिवाइड किया जाए बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री एंड टेक इट एट परचेसिंग पावर, PPP से परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको अकाउंट फॉर कर भी लें, अगर इसको अकाउंट फॉर कर भी लें तब भी आपको यहाँ पे नजर आएगा दैट GDP पर कैपिटा इवन एट परचेसिंग पावर पैरिटी it has grown over the last 20 years. So that is what it shows, is that in Pakistan the classic situation in which the aggregate supply curve is slowly moving towards the right, it is actually happening. तो ये मैंने बनाया था, इसको दोबारा से यहाँ बना देती हूँ। वेरी लॉन्ग रन में आप देख लो, वेरी लॉन्ग रन में क्या होता है, हम वेरी लॉन्ग रन में प्राइस लेवल यहाँ आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा GDP, तो उसमें हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर आहिस्ता फॉरवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो व्हाट दिस शोज इज that there is economic growth. There is economic growth. अगर 60s से लेकर अब तक का डेटा देखा जाए, इसी वेबसाइट पे जाके देखिएगा जिसमें इन्होंने 1950 से 2020 का डेटा निकाला और उसका एवरेज जब निकाला तो पाकिस्तान का एवरेज निकला 4.5% ग्रोथ पर जो है वो ऑफ GDP। तो इसका मतलब ये है कि ओवर दिस टाइम पाकिस्तानीज इनकम हैज ग्रोन, पाकिस्तान इनकम हैज डेफिनेटली ग्रोन। सो पाकिस्तानीज हैव बिकम रिचर, दिस इज व्हाट इट शोज। और वो इस किस्म की एक सिचुएशन जो है वो हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये सिचुएशन नजर आती है जिसके अंदर के एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वेरी स्लोली मूविंग फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज द GDP ग्रोथ इज देयर, और ये GDP ग्रोथ 4.85%। लेकिन 50 से लेकर अब तक आपको पता है कुछ ऐसे फेजेस हमारे गुजरे हैं बीच में जहाँ पे बड़ी रैपिड ग्रोथ थी। तो इट इंक्लूड्स द 1960s जहाँ पे देयर वाज वेरी रैपिड ग्रोथ। इसी तरीके से मेरा ख्याल में 2000 का एक स्पर्ट आता है। अब आपने स्टेटिस्टिक्स देखनी है ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर हाई ग्रोथ फेजेस बिल्कुल रहे हैं। एंड there are times when Pakistan is considered as a very economy which is very promising। ठीक है, तो हमारे यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जिसकी वजह से वो ग्रो करती है। और देखें, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जो वेरी लॉन्ग रन में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो इसलिए ये थ्योरी हम पे भी एप्लीकेबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज। क्योंकि वाकई स्टेटिस्टिक्स को अगर आप देखें तो 4.5% के हिसाब से जो है एक एवरेज इंक्रीज हुई है ओवर 20 ईयर्स। सो देयर हैज बीन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये अगर हुई है तो ये
इसकी वजूहात क्या है, ना सिर्फ ये, फिर हम उसकी ज़रा डिटेल के अंदर भी जाते हैं कि किस किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। बट नेवरदलेस ये कहना दुरुस्त होगा कि ओवरऑल अगर हम सारे लोगों को पाकिस्तान के देखें तो उनकी एक आमदन के अंदर जो है वो बढ़ी है, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, आमदन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और उसकी वजूहात जो सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब की जाती हैं वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब है ज़्यादा लोग मिलके जब काम करेंगे तो डेफिनेटली जीडीपी भी ग्रो करेगा। सो एक पॉपुलेशन इंक्रीज है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको लोग जो है जीडीपी ग्रो करता हुआ नजर आता है। तो लोग यानी कि अमीर हो रहे हैं। ठीक, एक डेफिनेटली कहा जा सकता है कि इन जनरल यानी पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन कंपैरेटिवली अमीर है, वर्स ऑफ नहीं है। इट इज दिस जनरेशन, our generation is better off as compared to the generation of our parents, right? ये क्योंकि 20 साल के अरसे के ऊपर मुहित ये चीज़ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसका जब पहला पार्ट है ना, जो उसका अब आपके क्वेश्चन का असाइनमेंट नंबर 2 का पहला पार्ट है, उसमें आपने एक बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक बार ग्राफ बनाना है और उसके अंदर आपने 5 जो हैं वो मुझे बार्स शो करने चाहिए। पहला बार जो है वो शो करे 1995 से 1999 के अंदर डेटा उठाएं, जीडीपी पर कैपिटा परचेसिंग पावर पैरिटी आपको इधर मिल जाएगा। जो है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। देखिए, मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ्स भी बने हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन ग्राफ्स आपने बड़ी केयरफुली बनाने हैं और ग्राफ पेपर के ऊपर बनाने हैं। आई एम सॉरी, जो मतलब ग्राफ पेपर पे बनाना जो है ना वो मैंडेटरी है, मैं लिख भी दूंगी। सो ऑन अ ग्राफ पेपर यू आर गोइंग टू मेक दिस बार चार्ट्स, वो आपके पास अवेलेबल। एक्स वाई एक्सिस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है। अब ये बार चार्ट जो है ये मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाने को नहीं कह रही, आपने एक बार चार्ट बनाना है जिसके नीचे टाइम होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होगा और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो परचेसिंग पावर पैरिटी, जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी, वो आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में इनके ऑलरेडी बार चार्ट्स बने हुए हैं और आपने कैसे एक्टिवेट करने, जब आप इस साइट को खोलेंगे तो उसको खुद समझने की कोशिश करें। तो या तो आप वहां से डायरेक्टली इसको उठा सकते हैं, और अगर वो ना मिले, खासतौर पे जो फर्स्ट पार्ट है, हो सकता है कि इसकी आपको वहाँ से बने बनाया डायग्राम ना बने, तो आप जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि इसने अपनी सारी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो उठाई हुई हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, सो दे आर एक्यूरेट। आप वर्ल्ड बैंक की साइट के ऊपर भी जा सकते हैं, IMF की साइट, लेकिन इसके अलावा कोई आप अनरिलायबल साइट नहीं यूज करेंगे। ये याद रखें कि जो भी डेटा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे सारे एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए आपने सोर्स देखनी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर एनी सब्जेक्ट, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो देखिए सोर्स कौन सी है। सारी चीज जो नेट के ऊपर होती है वो रिलायबल भी नहीं होती, वो बहुत गलत इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सो इसलिए आपने देखना होता है कि सोर्स क्या है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स मैंने आपसे इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि उसकी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से वो कर रहा है, तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की साइट से भी जाके ये डेटा उठा सकते हैं। तो पहला जो चीज आपने मुझे बनानी है, और ये आपको शायद एवरेजेस खुद कैलकुलेट करनी पड़े, 5 बार्स होंगे। फॉर एग्जांपल पहला बार होगा 1995 से लेकर 1999 तक। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हर साल का, क्योंकि ईयरली डेटा तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, जीडीपी पर कैपिटा जो है उसका आप डेटा उठाएंगे हर साल का, और उसके बाद उस
95 से लेकर 99 तक इन 5 सालों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, और वो जो आपके पास फिगर आएगा उसका आप बार चार्ट बनाएंगे। तो आप ये बार चार्ट, ये पहली चीज है जिसमें मैं आप चाहती हूं ताकि आपको समझ में आए कि इन द वेरी लॉन्ग रन पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ठीक है। और जब आप ये बार चार्ट बना लेंगे तो आपको नजर ये आएगा कि ये बार चार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बार्स आर राइजिंग, ठीक है, द बार्स आर राइजिंग। व्हाट इज शो, इट शोज दैट देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी या आउटपुट ग्रोथ के अंदर इंक्रीज है ओवर दीज 20 years, which suggests that this generation is richer than the last generation, ठीक। लेकिन जो चीज इसमें नहीं नजर आ रही, मुझे बताना जरूरी है, वो ये कि जब आप एवरेज निकालते हो तो आप जो है ना वो गरीबों और अमीरों को इकट्ठा रख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल। जो इनकम के अंदर इनइक्वालिटीज है उसकी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही होती। पहली चीज तो ये कि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, और एक छोटी सी पॉपुलेशन है जो कि इंतहा की अमीर है। जब आप इन दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं तो कई दफा एक डिस्टॉर्टेड सा व्यू आना शुरू हो जाता है कि शायद ओवरऑल बहुत ज्यादा सबकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक जनरल जो मिडिल क्लास है बंदा, उसकी जनरेशन अगर आप पिछली जनरेशन से लगाएं तो हम ये इससे अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज स्लाइटली बेटर, बट लिमिटेशन इसकी ये है दैट वी आर नॉट लुकिंग एट द इनइक्वालिटी, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी याद रखें कि जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो है वो 30 से 35% लोग उस ग्रुप में आते हैं, पोरेस्ट ऑफ द पुअर के। अनफॉर्चुनेटली जो है वो जब आप ये देखते हो इन द वेरी लॉन्ग रन, एक एवरेज फिगर देखते हो तो उसमें उनके जो मसाइल हैं वो समहाउ सामने खुल के नजर नहीं आते। इसलिए हमें दूसरी स्टैटिस्टिक्स को भी देखना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखना चाहिए फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट डूइंग वेल। हमारी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हैं ये इतनी बेहतर नहीं हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इनकम के हिसाब से देखो तो वो ओवरऑल इनकम डेफिनेटली आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। क्या ही अच्छा हो कि ये इनकम जो है ये एक्चुअली गरीब तरीन लोगों की फलाह के लिए भी इस्तेमाल हो, क्या ही अच्छा हो। क्योंकि ये बात तो आप यकीन कर ले, आपके स्टैटिस्टिक्स भी यही दिखाते हैं कि इन द वेरी लॉन्ग रन जैसे मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है उसी तरह हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है। क्या वो गरीब तरीन लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात ये कि एक और जो पाकिस्तान का मसला, जो कि आपको ये स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाएंगी, बार ग्राफ आपने बनाना है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जो चीज इसमें नहीं नजर आएगी वो ये कि बहुत सारे जो सबसे ज्यादा ज़हीन पाकिस्तानी थे, आप में से भी बहुत सारे बच्चे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ज़हीन तरीन पाकिस्तानी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से शायद हमारा ग्रोथ रेट इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता था अगर हमारे ज़हीन तरीन लोग मुल्क से बाहर ना जाते। तो इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये भी इंक्रीज इन इनकम इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाती, जो कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। और आखिरी मसला ये कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट को कम होना जो है वो एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। लॉन्ग रन में ये चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती। तो ओवरऑल जब हम वेरी लॉन्ग रन के अंदर देखेंगे तो हमें यही नजर आएगा कि इन पाकिस्तानीज आर बिकमिंग रिचर, ठीक है। तो अब जो थ्योरी है वो ये स्टडी करती है कि ये आफ्टर ऑल जो मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, ये इसकी क्या वजूहात हैं कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह हो रही है, ताकि जितनी तेजी से हम ग्रो करें उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकें। देखें हमारा पिछले 40 साल से अगर देखें तो 4.5 तो हम अचीव कर ही लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज है और ओवरऑल देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट
इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल ओवरऑल। लेकिन हमने अगर वाकई उस लेवल पे जाना है कि हमारे हर पाकिस्तानी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, तो हमें उसके लिए जो ग्रोथ रेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है वो 7% है। तो हमारी इकोनॉमी रीच कर रही है 4.5% के करीब, और जो उसका पोटेंशियल है ना जिसपे उसको रीच करना चाहिए वो है 7%। अब ये याद रखें कि चाइना जैसी इकोनॉमी ने 2 डिकेड्स के लिए 10% हासिल किया, और एज अ रिजल्ट उन्होंने अपने जितने भी गरीब गुरबा थे, जिसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा निकलती है, वो उनके गरीब तबका था, उनको गुर्बत में से काफी हद तक निकाल लिया, क्योंकि वो 10% से ग्रो किए थे। ठीक है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है 10%, लेकिन अगर बेहतर तरीके से हमारी चीजों को बरूए कार लाया जाए, रिसोर्सेज को बरूए कार लाया जाए, तो हम 7% पे ग्रो कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हम 7% ना करें। तो आप उसके अगेंस्ट, अब जो ये तो हम वेरी लॉन्ग की बात करें, तो इन द वेरी लॉन्ग वी मस्ट ट्राई टू हिट दैट 7%। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये याद रखना है। हम 4.5% से ग्रो करें, जो बाकी बहुत सारे मुल्क इसको भी जो है ना वो गनीमत समझेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमसे भी कहीं ज्यादा गए गुजरे। तो इनकम के हिसाब से पाकिस्तान इज नॉट डूइंग वेरी बैड, इट्स डूइंग ओके, बट इट शुड बी मच मोर देन दैट। वी आर एट 4.5, we should be at 7. That is achievable if we don't squander and waste our resources. It's achievable. तो अब दोबारा से मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आए, और वो ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसको आगे शिफ्ट कराने का इन द वेरी लॉन्ग रन क्या तरीका हो सकता है, वो है सारी ग्रोथ थेरीज। ठीक है, जो कि हम स्टडी करेंगे इस में, अब आगे चैप्टर्स में जाके हम ग्रोथ थेरी स्टडी करेंगे, तब ये डायग्राम दोबारा से जहन में लेके आना। ग्रोथ थेरीज, what is it which can move this vertical aggregate supply curve forward? ठीक है, can it be so that the population which is growing, it can be gainfully employed for long periods of time and make best use of the resources, then you can see this kind of shift forward. ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरी लॉन्ग रन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने जो चीज बनानी है वो क्या है, वो उस बार ग्राफ बनाना है। उसकी मैं डिटेल्स आपको बता दी, दोबारा से क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट 1 करना है। वो डिपिक्ट कर रहा है, वो शो कर रहा है वेरी लॉन्ग रन। अच्छा जी, अब वेरी लॉन्ग रन के बाद अब दूसरी फेज आ जाता है। उसी वेरी लॉन्ग रन का एक हिस्सा, ये तो वेरी लॉन्ग रन है ना, उसका एक हिस्सा जो है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन जो है अगेन वो तकरीबन 5 से लेकर और 10 साल की हम बात करें, जो कि जैसे हम लॉन्ग रन कहते हैं। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एग्रीगेट, ये वाला डायग्राम तो बनाया ना मैंने पहले भी, उसको दोबारा बना देती हूँ। उसको डिफाइन करने का एक्यूरेट तरीका क्या है कि ये वो फेज है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। ठीक हो गया, वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस, उसको प्राइस लेवल इंपैक्ट नहीं कर रही होती, प्राइस लेवल उसको इंपैक्ट नहीं कर रही होती। प्राइस जो है वो डिटरमिन होती है एग्रीगेट डिमांड से। अब आपने ये देख ले, ये एग्रीगेट सप्लाई तो वर्टिकल है, उस पर प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है। प्राइस किस चीज से डिटरमिन हो रही है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की एक पूरी थ्योरी है जो कि हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यही स्टडी करना है कि आफ्टर ऑल एग्रीगेट डिमांड है क्या, और उसको उसके अंदर जो है वो कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़,
एग्रीगेट डिमांड के अंदर शिफ्ट भी होता है। प्राइस लेवल इन द वेरी लॉन्ग रन सिर्फ तब बढ़ सकता है अगर एग्रीगेट डिमांड जो है उसके अंदर वो बढ़े, और वो तब बढ़ती है जब मुल्क में जो है वो एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, या मॉनेटरी पॉलिसी हो जो कि जिसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी which allows an increase in money supply, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीज यहां पे प्राइस इन द लॉन्ग रन, प्राइसेस तब बढ़ेंगी जब हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के मसाइल हों। अगर तो मॉनेटरी पॉलिसी के मसाइल हों, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यहां पे इन द वेरी लॉन्ग रन, यानी कि जब हम देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 to 10 years, प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं, तो वो उसका वजह क्या होता है? उसकी वजह होती है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। उसकी वजह होती है कि देयर इज मोर मनी सप्लाई। यहां पे in the long run prices will increase only when there is more money supply, so that is an area of monetary policy जिसको कि again हम study करेंगे। लेकिन prices in the long run even 5 to 10 years is not going to have an impact on output। ये बात समझ लें कि जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ती, प्राइसेस की वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती लॉन्ग रन में, ठीक है। Nearly all economists would agree to that prices have no impact in the long and very long run in terms of the in terms of the income. Prices are a nominal variable. इनकम को बढ़ाने के लिए लोगों का ज्यादा जो है वो ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए आपकी जितने लोग हैं वो गेनफुली एंगेज्ड हों। जो एडवांस ममालिक हैं वहाँ टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट आती है, और इवन इन डेवलपिंग कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स डू इंक्रीज द GDP, बट इन द लॉन्ग रन प्राइसेस डू नॉट इंक्रीज इनकम, ठीक। इनकम जो है वो प्राइसेस, देखें आपको नजर क्या आता है कई दफा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी कि चीजें जो हैं तब सस्ती थी, भाई तब सैलरीज भी तो कम थी ना, ठीक है। अगर तब इनकम्स चीजें सस्ती थी तो सैलरीज भी कम थी, ठीक है। जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती जाती हैं उसी तरीके से जिस तरह सैलरीज बढ़ती जाती हैं प्राइसेस भी बढ़ती जाती है, तो ये एक एडजस्टमेंट होती है। ओवरऑल प्राइसेस से आपकी जो आउटपुट है, जिसको आप इनकम भी कह सकते हैं, प्राइसेस आपकी आउटपुट को नहीं बढ़ाती। जो आउटपुट को चीजें बढ़ाती हैं वो टेक्नोलॉजी है, वो है आपका बेटर यूज ऑफ योर रिसोर्सेज, मोर पीपल वर्किंग हार्ड। एज अ फैमिली आप तब रिचर हो गए ओवर ए जनरेशन जब आपके अम्मी में भी आपके अबू भी मिल के जो है वो मेहनत करें और कमाएं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें, तो ओवर टाइम उनकी जो इनकम है वो ओवर टाइम इंक्रीज करेगी। सो प्राइसेस से उससे कोई खास नहीं पड़ता फर्क, इनकम के ऊपर इतना ज्यादा प्राइसेस से इन द लॉन्ग रन फर्क नहीं पड़ता, और वही चीज शो कर रही है। यहां पे प्राइसेस सिर्फ तब बढ़ती हैं जब मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो, यानी कि देयर इज मोर मनी इन सर्कुलेशन, देयर इज मोर मनी सप्लाई, एंड दैट इज व्हाई द प्राइसेस आर सीन टू इंक्रीज इन द लॉन्ग रन 5 to 10 years में, ये वजह होती है। सो एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिटरमिन करती है द प्राइस लेवल, ठीक है, और वो तभी बढ़ती है। इन द लॉन्ग रन आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्राइसेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, प्राइसेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इंक्रीजेस मनी सप्लाई। यही बात बताई है मैंने आपको, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो हो गया लॉन्ग रन। अब आप जरा देख लें शॉर्ट रन, राइट। शॉर्ट रन में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक हो गया, ये लीजिए
जो कि इसका भी आता है शॉर्ट रन, यहां से स्टार्ट करते हुए और इधर तक शॉर्ट रन आता है। तो ये जो बिल्कुल शुरुआत है ना शॉर्ट रन की, ये बिल्कुल शुरुआत जो शॉर्ट रन की है वो इस तरह का आपको पिक्चर दिखाएगी। शॉर्ट रन की शुरुआत में पिक्चर ऐसी आएगी जिसके अंदर के आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, ये प्राइस लेवल है और ये आउटपुट है। ठीक है, अच्छा जी, और ठीक हो गया ना जी। ये इन दी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, इज हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब है कि इन द वेरी शॉर्ट रन प्राइसेस आर फिक्स्ड, in the very short run prices are fixed, and at that price there is the aggregate supply is determined only by the aggregate demand. All right, and if there is a supply shock, अगर तो supply shock नहीं आता, अगर कोई सप्लाई शॉक नहीं आता तो प्राइसेस जो है इन द वेरी शॉर्ट रन विल बी फिक्स्ड। और यहां हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि कोई मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं है। अभी हम मार्केट डिस्टॉर्शंस को यहां अनफॉर्चुनेटली स्टडी नहीं कर रहे, ये बड़ी बात है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि देखें, जब आप पिक्चर देखेंगे वेरी लॉन्ग रन की आपको हर चीज ठीक नजर आएगी, नॉट बैड। लेकिन मसला ये है कि वो पिक्चर जो चीज छुपा लेती है ना, छुपा लेती है यानी गुर्बत छुपा लेती है ये पिक्चर, वो पाकिस्तान के अंदर उसका बहुत बड़ा मसला है। इसी तरीके से जो पिक्चर दिखा रही है वो तो ये कि शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड हैं, और ओनली इन केस ऑफ अ सप्लाई शॉक प्राइसेस बढ़ेंगी। ओके, जैसे ये क्लेम किया जाता है पाकिस्तान में, ये आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि देयर हैज बीन अ सप्लाई शॉक। कोरोना का जो था वो एक सप्लाई शॉक था। यू कांट रियली से दैट दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है। सप्लाई शॉक क्यों? क्योंकि एकदम प्रोडक्टिविटी कम हुई, लोगों को मिलियंस ऑफ पीपल हैड टू स्टे होम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयरफॉर प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी लॉस जो है ये नजर आता है हमें इन टर्म्स ऑफ अ नेगेटिव सप्लाई शॉक, और नेगेटिव सप्लाई शॉक ऐसे दिखाया जाता है। दिस इज द वे टू शो अ नेगेटिव सप्लाई शॉक। इट मूविंग अपवर्ड्स इज अ नेगेटिव सप्लाई शॉक। ठीक है, ये एक नेगेटिव सप्लाई शॉक आया है जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हुई है। तो अब अगर यहाँ पे एग्रीगेट देख लें कि एग्रीगेट डिमांड अगर उतनी ही रहती है, एग्रीगेट डिमांड तो नहीं चेंज हुई ना, एग्रीगेट डिमांड हैज रिमेन्ड द सेम। एग्रीगेट बल्कि डिमांड को बूस्ट ही किया गया है, ये जो एहसास प्रोग्राम वगैरह इसकी वजह से डिमांड तो बूस्ट हुई है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का शॉक था, इसलिए आपको प्राइस लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है, राइट? क्योंकि देखें आपकी जो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे आप देख लो ना कि आउटपुट क्योंकि श्रिंक हुई थी, इधर देखो, इधर कितनी आउटपुट है, ज्यादा है आउटपुट, पहले इतनी थी, आउटपुट क्योंकि श्रिंक हो गई, ये एक नेगेटिव सप्लाई शॉक आ गया। इन द शॉर्ट रन, ये जीडीपी की सिर्फ बात नहीं कर रही, आउटपुट क्योंकि श्रिंक हो गई तो इसलिए आपकी प्राइसेस बढ़ गई, नेगेटिव सप्लाई शॉक। अगर नेगेटिव सप्लाई शॉक ना आता तो इस डायग्राम के हिसाब से तो एवरीथिंग वाज फाइन, पर प्रॉब्लम यह है कि ये डायग्राम जो है वो मार्केट डिस्टॉर्शंस को अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं दिखाता।
और पाकिस्तान के अंदर मार्केट डिस्टॉर्शन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। या ये डायग्राम अज्यूम यही कर रहा है कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओलिगोपोलीज, वो वाली सिचुएशंस है जहाँ पे देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ये डायग्राम नहीं शो कर सकता, ठीक है। उसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बट दैट इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक रेलेवेंट पॉइंट है। द प्राइसेस आर स्टेबल इन द शॉर्ट रन एंड इन द वेरी शॉर्ट रन, यानी यहाँ पे बिल्कुल शुरू में जो मसला है ना वो ये, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन हमें नजर आती है कि प्राइसेस बढ़ेंगी ओनली इन केस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई शॉक, जो कि इस केस में एक नेगेटिव शॉक था, कोरोना का शॉक था जो पिछले साल में हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आती हैं क्योंकि नेगेटिव शॉक था। डिमांड डिटरमिन करती है, डिमांड हैज रिमेन्ड द सेम, demand has not shifted downwards, demand has remained the same, or maybe in another eight you can even say slightly moved upwards. डिमांड तो जो है वो वही रही है, डिमांड में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से प्राइसेस बढ़ी। दिस इज व्हाट दिस डायग्राम शो। सो इस लॉजिक के हिसाब से ये शो करता है। बट अगेन यहाँ पे हम मार्केट डिस्टॉर्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, विच में बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पाकिस्तान, राइट। अब लास्ट चीज जो आपने सीखनी है वो ये कि शॉर्ट रन जो है ना वो सिंपली ये नहीं है, शॉर्ट रन है इधर से लेकर इधर तक। जब हम इधर से और यहां से और यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये लॉन्ग रन है, ये इस फेज के अंदर, तो ये शॉर्ट रन का ये वाला हिस्सा है। और शॉर्ट रन का जो ये वाला फेज है, बीच वाला फेज, वो आप कह लें शॉर्ट टू मीडियम टर्म कह लें, ये वाला फेज, राइट, दिस वन। उसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। शॉर्ट रन का तो ये वाला है, जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच का ये वाला फेज है, उसके अंदर जो है डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। वहां पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कर्व वो अपना शेप ले रहा होता है, इट इज गोइंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। तो अगर आप बनाएं उसको इस वाली टाइम फ्रेम के लिए, इस वाले फेज के लिए, वो यहाँ पे हम बनाते हैं ये इधर क्या आ गया, प्राइस लेवल, और इधर आउटपुट आ गया। ये याद रखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिखना होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बगैर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे वो ग्राफ जो है वो कोई मीनिंगफुल ग्राफ नहीं होता। तो एक्स वाई एक्सिस पर जरूर होता है डिफाइन करना। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड तो वैसी रहेगी। एग्रीगेट सप्लाई इस टाइम के अंदर दौरान, जो कि एक मीडियम टर्म है, शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जाते वक्त एग्रीगेट सप्लाई कर्व देखें, उसमें बिल्कुल फ्लैट था इन द वेरी शॉर्ट रन, और इन द लॉन्ग रन बिल्कुल स्ट्रेट था। फ्लैट था, पहले फ्लैट था, उससे उसने स्ट्रेट की तरफ जाना है। तो बीच का टाइम तो यूं ही होगा ना, यहां से यहां जाना है, तो बीच का टाइम क्या होगा, राइजिंग। बीच का टाइम में वो राइजिंग कर्व होगा। तो ये जो बीच का टाइम है राइजिंग कर्व, ये एक बड़ा ही कंटेंशियस सा एरिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि इसकी शेप क्या होती है, क्या वाकई इसकी ये वाली मूवमेंट होती है। यहाँ ये वेरी शॉर्ट से लेकर जब लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा होता है तो उस वक्त एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन बी राइजिंग। और अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस शेप का हो तो उस वक्त एट दिस पर्टिकुलर टाइम अगर जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़े, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड किस तरह बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ये माइक्रो वाला एग्रीगेट डिमांड नहीं। सो अगर इस केस में इन द मीडियम टर्म अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी,
यानी कि इन्फ्लेशन होगी, ये प्राइसेस बढ़ रही है ना, ये इन्फ्लेशन होगी, इसको इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, ठीक है, प्राइसेस के बढ़ने को इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अभी इसको हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे इन कमिंग चैप्टर्स। तो इन द मीडियम टर्म जब प्राइसेस बढ़ेगी तो उससे आउटपुट भी बढ़ सकती है। सो ये आउटपुट है, ये इनकम है, ये आउटपुट 1 है, उससे आप देख रहे हैं कि बढ़ सकता है, ठीक। ये हमारा डायग्राम दिखाता है कि इन द मीडियम टर्म इन्फ्लेशन अगर एग्रीगेट डिमांड की वजह से, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से बढ़े तो आउटपुट बढ़ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो जाहिर है एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से ही आउटपुट जो है वो बढ़ती है, ठीक हो गया। तो थिंग इज के ये आ गया आपका मीडियम टर्म का। यहाँ पे ये आपको इसलिए बताता है कि कई दफ़ा जो इन्फ्लेशन है मीडियम टर्म में वो हुकूमत बढ़ाती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उसकी वजह से आउटपुट बढ़े, ठीक है। तो इन द मीडियम टर्म it is possible that inflation also increases employment। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं, जो सेकंड आपने डायग्राम बनाना है वो तो आपको खैर जो है वो लॉन्ग रन दिखाएगा। सेकंड डायग्राम में आप लॉन्ग रन देखोगे, और ये जो मीडियम टर्म वाली चीज है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 2 डायग्राम्स आप बनाओगे, एक बनाओगे इन्फ्लेशन का और एक बनाओगे अनएम्प्लॉयमेंट का। Unemployment is the opposite of employment, which means if unemployment is decreasing, there is more employment। तो आपको ये नजर आएगा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, या इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और आपको पाकिस्तान के डेटा पे भी यही चीज नजर आएगी। डेटा में हमें कोई चीज गलत नजर नहीं आती, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ रही है। सो दैट्स नॉट अ बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो प्राइसेस का बढ़ना हमें तकलीफ तो जरूर दे रहा है, लेकिन अगर साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी एक स्टडी लेवल के ऊपर रहेगी तो प्राइसेस की जो इम्पैक्ट है उसको लोग बेयर भी कर लेंगे, और वो उससे इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये लॉजिक है जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट आपको देते हैं कि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये आउटपुट बढ़ रहा है ड्यू टू, इस डायग्राम में तो आउटपुट बढ़ता हुआ नजर आता है, बट इट इज ड्यू टू मोर एम्प्लॉयमेंट। तो एक जो है ना वो मॉडल है जिसे हम फिलिप्स कर्व कहते हैं, जहां पे ये वो बताता है कि जी जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ज्यादातर ममालिक में यही पैटर्न देखा गया है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो स्टडी इन्फ्लेशन जब वो बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। लेकिन अगेन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में रेलेवेंट हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं। तो according to standard macroeconomic theory, if inflation rises and employment is also rising, then it shows that the economy will improve in the future. Problem will be created when there is very high inflation and very high unemployment. There are countries in the world where there is this situation, so they are in big trouble. But alhamdulillah, we are not in that much trouble, because although inflation is rising, आपने इसके bar charts बना के देने, although inflation is rising, which means prices are increasing, but at the same time, the employment figures are not dismal. So that is why it means that maybe it is an indication
that in the long run the productivity in Pakistan is going to increase, and if the productivity increases, certainly हमने long और very long run में ये देखा है कि everyone is going to be better off. तो अब इस लेक्चर को देखने के बाद आप असाइनमेंट नंबर 2 भी जो है उसे जो है वो अटेम्प्ट करें और अपने रजिस्टर्स के अंदर बना के रखें. नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे ही LMS खुलेगा मैं आपसे कहूँगी कि असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 आप अपलोड करें. इस हफ्ते में आप असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट कर लें. If there are any questions, please ask your CRs to contact me and I will give you an answer. Thank you. Good luck. Allah Hafiz.